Today's topic is electronic configuration. अब हमारे पास जो नया टॉपिक आता है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो आप लोगों ने 9-10 में थोड़ा बहुत किया होगा कि इस तरीके से लिखते हैं, बट अब हमें एग्जैक्ट मेथड समझना है कि हाउ वी कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। उसके लिए देयर वर डिफरेंट साइंटिस्ट जिन्होंने अपने अपने लॉज दिए, अपनी अपनी थ्योरीज दी। हमें जिन्हें कंसिडर करना है वो तीन साइंटिस्ट हैं बेसिकली, जिनके बेस पर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इन तीनों की बातों को हमें ध्यान रखना है, किसी एक की नहीं, तीनों की बातों को मिलाकर जो जिस्ट निकलेगा उसके हिसाब से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। एंड दीज थ्री साइंटिस्ट्स आर पॉलीज, ऑफबाउ एंड हुन। तीनों ने अपने अपने प्रिंसिपल्स दिए थे। अब सबसे पहले बात करते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या बोला पॉलीज ने? पॉली ने बोला कि एक ऑर्बिटल में, इन वन ऑर्बिटल देयर कैन बी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल को अगर आप एक बिल्डिंग समझ लें, एक फ्लैट समझ लें, नॉट बिल्डिंग है आई मस्ट से, तो उस फ्लैट में देयर कैन बी ओनली 2 पर्संस दोस कैन लिव। उससे ज्यादा नहीं रह सकते, ये बात उसने कही थी। ठीक है। और दोनों जो है उनका जो ओरिएंटेशन है, उनका जो स्पिन है वो अलग अलग होगा। अगर उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो दोनों का जो स्पिन है, यानी जो दोनों के रोटेट करने की अपनी ही एक्सिस के चारों तरफ जो डायरेक्शन है दैट विल बी डिफरेंट। अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और हमें उसे शो इस तरीके से करना होता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि एक ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। दूसरी बात उसने क्या बोली कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को ले लें, कोई भी इलेक्ट्रॉन उसका, देखो मैंने आपको क्वांटम नंबर्स में समझाया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एड्रेस है वो किससे स्टार्ट होता है, उसकी शेल से। पहले तो वो कौन सी शेल में है, मतलब एन नंबर उसका, फिर कौन से सब शेल में है, मतलब उसका एल नंबर क्या है, फिर उस सब शेल के कौन से ऑर्बिटल में है, यानी mx से हमें पता चल जाएगा वो कौन से ऑर्बिटल में है। यानी p में अगर वो है तो p के पास भी 3 ऑर्बिटल हैं, px py pz। आज की वीडियो में मैंने इन तीनों की शेप्स भी समझा दी है। तो px py pz में से वो px में है या py में है या pz में है। अब हो सकता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन अगर हम ले लें, मान लेते हैं कोई सा भी एक इलेक्ट्रॉन, तो उसके हो सकता है n नंबर भी सेम हो, p भी सेम हो, और हो सकता है उसका mx नंबर भी सेम हो। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? मान लेते हैं अगर हमारा कोई इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में है, 2p है उसका एड्रेस, तो n नंबर, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं दो जो 2p में है, तो n नंबर कितना हो गया दोनों का? 2। l नंबर कितना हो गया दोनों का? p। क्लियर? और ये मान लेते हैं अब p के भी दोनों px में है, तो m नंबर भी उसका कितना हो गया? px। px को अगर हम 3 ऑर्बिटल्स होते हैं p के, तो अगर हम मान लें -1 0 और 1, 3 इसके एड्रेस हो गए, तो हम मान लेते हैं px जो है वो 1 नंबर है उसका, तो mx नंबर भी हो गया दोनों का 1। लेकिन जो फोर्थ नंबर है उनका, यानी mx नंबर, यानी जो स्पिन क्वांटम नंबर है, वो या तो क्लॉकवाइज होगा वो उसमें, या एंटी क्लॉकवाइज होगा। यानी वो नंबर उसका या तो +½ हो सकता है या -½ हो सकता है। तो क्या बोला उसने कि दो इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन नॉट हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, कि अगर उनकी 3 क्वांटम नंबर्स सेम हो भी गए तो चौथा तो डेफिनेटली अलग होगा ही होगा। और वो चौथा कौन है? वो स्पिन क्वांटम नंबर है। वो या तो +½ होगा किसी का या -½ होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी भी एटम के दो इलेक्ट्रॉन्स का सेम, चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर्स उनके सेम आ सकते हैं। यानी कि आप क्या कह सकते हो कि एक शहर हो सकता है लोगों का, दो लोगों की अगर हम बात करें एड्रेस की, तो दो लोगों के एड्रेस में उनका शहर सेम हो सकता है, यानी उनका शेल। उनकी कॉलोनी सेम हो सकती है, यानी कि उनका सब शेल। उनकी फ्लैट भी सेम हो सकता है, यानी कि उनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लेकिन उस फ्लैट के अंदर उनका जो रूम है वो सेम नहीं हो सकता। दोनों लोग अलग अलग रूम में रहते हैं, तो वो है उनका कौन सा नंबर? स्पिन क्वांटम नंबर, जिसके बारे में पॉलीज ने बात की थी। क्लियर है? इतना समझ में आ गई बात पॉली ने क्या बोला था? यस मैम। यस मैम। ये बड़ी अच्छी आवाज आती है तुम लोग की। ब्रेकफास्ट वगैरह करके बैठा करो, मम्मी को बोलो करो कुछ खाने को दे दे।
मेरा फास्ट है फिर भी मेरी आवाज देखो और तुम लोगों की देखो, मरी हुई बिल्कुल, जैसे जबरदस्ती मार पीट के बिठाएगी। ये मैम, चलो खैर, तुम लोग तो सुधरोगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, ये दिया था आफबाउ ने। सबसे ज्यादा तो हमें इसी का यूज करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए। क्या बोला आफबाउ ने? आफबाउ ने बोला कि ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज, कि जब भी हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो इंक्रीजिंग एनर्जीज के ऑर्डर में फिल करेंगे, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम है, फिर उससे ज्यादा वाले में जाएगा, फिर उससे ज्यादा वाले में जाएगा, फिर उससे ज्यादा वाले में जाएगा। तो क्या हम सबकी एनर्जी को मेजर करते रहें? क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको एग्जाम में लिखने को आता है तो आप क्या पहले इलेक्ट्रॉन सबकी एनर्जीज मेजर करोगे? नहीं, वो हमारे पास मेथड है, वो मैं आपको अभी बताऊंगी क्या मेथड है। अब उसका जो ये रूल था उसको एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी उसको जो है अपनी सहमति दी। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक बोल रहा है। बोहर बरी नाम था उनका, बोहर बरी। बोहर बरी रूल कहते हैं उसको, N+L रूल भी कहते हैं। N+L रूल क्या कहता है? N+L रूल दिया गया एनर्जीज कैलकुलेट करने के लिए, यानी किसी ऑर्बिटल की अगर हमें एनर्जी देखनी है वो कितनी है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिस इज अ फॉर्मूला N+L। मतलब क्या है कि अगर आप देखें 1s और 2s की एनर्जीज आपको निकालनी है तो 1s के लिए n नंबर कितना है? 1। और l नंबर कितना है? क्योंकि s ऑर्बिटल है तो 0। ये मैं पिछली वीडियो में समझा चुकी हूँ, परसों वाली, अगर आप लोगों ने कष्ट किया हो देखने का तो पता होगा। 1+0=1, यानी इसकी एनर्जी हम मानेंगे 1। और 2s के लिए अगर एनर्जी निकालना चाहें तो n नंबर कितना है 2s का? 2। और l नंबर कितना है? s है तो अगेन 0, तो 2+0 2। तो 1s की एनर्जी कितनी आई थी? 1। 2s की एनर्जी कितनी आई? 2। 2p की एनर्जी निकालें अगर, तो 2p के लिए n नंबर कितना है? 2। और l नंबर कितना है? क्योंकि p ऑर्बिटल है तो l नंबर हो जाएगा 1। तो 2+1 इसकी एनर्जी हो गई 3। ठीक है। और 3s की अगर हम बात करें तो n नंबर है इसका 3 और l नंबर है इसका 0। 3+0 इसकी एनर्जी भी है 3। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 2p और 3s इन दोनों की एनर्जीज सेम होती है। तो ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है दैट आर कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब अभी हमने बोला कि जब हम ऑर्बिटल्स को फिल करेंगे तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपके पास ये दो ऑर्बिटल्स आ जाएं, इन दोनों की एनर्जी तो सेम है, तो किसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा? तो उसका जवाब है जिसका n नंबर कम होगा। इन दोनों में n नंबर किसका कम है? 2p का, तो इलेक्ट्रॉन पहले 2p में जाएगा। तो बात समझ में आई? अफबाउ ने बोला कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे यानी इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में फिल करेंगे तो दे विल फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। वो इंक्रीजिंग एनर्जी के रूल को बोहर बरी ने भी अपना जस्टिफिकेशन दिया, अपना अप्रूवल दिया आई मस्ट से, और बोला कि यस इट इज राइट एंड वी कैन कैलकुलेट द एनर्जी बाय द N+L फॉर्मूला। इसके हिसाब से हम कर सकते हैं। एंड इफ वी फाउंड द एनर्जीज ऑफ टू ऑर्बिटल्स सेम देन इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट गो इन दैट ऑर्बिटल व्हिच इज हैविंग लेसर n नंबर। क्लियर? अच्छा, अगर हम बात करें 3p की, 3p में 3 ऑर्बिटल्स होंगे, px, py, pz। तो ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी हमेशा सेम होगी। तो 3p के जो तीनों ऑर्बिटल है वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये तो बाय चांस इन दोनों की एनर्जी सेम आई तो ये भी डीजेनरेट निकले, बट अदरवाइज किसी एक पर्टिकुलर सबशेल के जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। डी में पांच शेल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो डी के पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी, दे आर आल्सो कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल। एफ की अगर हम बात करें तो एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, उन 7 की एनर्जी सेम होती है किसी भी एक पर्टिकुलर n नंबर के लिए। यानी अगर आप 4f की बात कर रहे हैं तो 4f के सातों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी। ये मत बोलना कि 4f है और 5f है तो क्योंकि दोनों f है तो दोनों के जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम होगी, नहीं। किसी भी एक पर्टिकुलर n नंबर के लिए जो उसका सबशेल होता है उसके जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है। s में तो कोई चक्कर ही नहीं है, s का तो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन p में 3 ऑर्बिटल्स हैं, d में 5 ऑर्बिटल्स हैं, f में 7 ऑर्बिटल्स हैं, तो उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है, दे आर कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करेंगे वो भी हम आगे देखते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि अफबाउ ने जो अपना प्रिंसिपल दिया वो ये दिया कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में एनर्जी को फिल करेंगे।
तो क्या हम एनर्जी को मेजर करते रहे? जवाब है नहीं। देखो ये हमारा एक एनर्जी का, इंक्रीजिंग एनर्जी का मैंने आपको ये डायग्राम भी दे रखा है। 1s से ज्यादा होगी 2s की, 2s से ज्यादा होगी 2p की, 2p से ज्यादा होगी 3s की। ऑल्दो हमने देखा कि इन दोनों की एनर्जी सेम आती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले 2p में जाएगा क्योंकि इसका n नंबर छोटा है, फिर 3s, फिर 3p। ये हमारे पास सब शेल्स आ गए। अब कैसे हम करेंगे? देखो ये हमने एक डायग्राम बना लिया। 1s, 1 जब होता है n नंबर तो सिर्फ एक ही सब शेल होता है, दैट इज 1s। 2 जब हो जाता है तो 2 के लिए मैंने आपको बताया, जब 2 हो जाएगी n की वैल्यू तो l कितना होगा? 2 माइनस 1, दैट इज 0 और 1। उसमें दो सबशेल पॉसिबल होते हैं। कौन कौन सा? 2s और 2p। जब n की वैल्यू 3 हो जाती है तो 3 सबशेल्स पॉसिबल होते हैं। कौन कौन से? 3s, 3p, 3d। जब n की वैल्यू 4 हो जाती है तो 4 सबशेल पॉसिबल है उसमें, 4s, 4p, 4d, 4f। जब n की वैल्यू 5 हो जाती है तब भी 4 ही पॉसिबल है। ऑल्दो f के बाद क्या आता है हमारे पास? g ऑर्बिटल भी आता है, बट हम उसे बनाते नहीं है। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे हमें f तक ही पढ़ना है बस, तो हमें इतने ही बनाने हैं। इसमें भी हम 5 बना सकते थे, बनाए नहीं है। यहाँ पर हमने 6d, 6f भी हो सकता है, 7s, 7p, 7d, 7f। अब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल किस में करेंगे? तो हम काटना शुरू हो गए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s, काट दो। फिर जाएगा 2s में, काट दिया। फिर जाएगा 2p में, और फिर उसके बाद क्या आ रहा है? 3s, काट दिया। फिर किस में जाएगा? एक और लाइन काटो। फिर जाएगा 3s के बाद 3p में, 3p के बाद 4s में जाएगा। अब देखो हम क्या सोचेंगे कि 3p के बाद तो 3d आता है, 3d में जाना चाहिए। लेकिन ये डायग्राम हमें बताता है कि हमें ऐसे नहीं फिल करना है इलेक्ट्रॉन्स को, ऐसे फिल करना है। ये फिर 3p के बाद 4s में जाएगा, उसके बाद फिर 3d में जाएगा, फिर 4p में जाएगा, फिर 5s में जाएगा, फिर 4d में जाएगा, फिर 5p में जाएगा, फिर 6s में जाएगा, फिर 4f में जाएगा, फिर 5d में जाएगा। मतलब ये उसने एनर्जीज कैलकुलेट करके उसके अकॉर्डिंग हमें एक डायग्राम ही बनाकर दे दिया। इंस्टेड ऑफ दिस कि हम n+l के रूल से सबकी एनर्जीज निकालते और उसके हिसाब से डिसाइड करते कि पहले किस में जाना चाहिए। अब वो क्या कह रहे हैं कि 3d में पहले जाएगा, 4s में पहले जाएगा, 3d में बाद में। तो हम देखते हैं कि क्या इन दोनों की एनर्जीज में कोई फर्क है। यहाँ आते हैं 1 मिनट के लिए। 4s, n+l के रूल से कितनी एनर्जी है इसकी? 4 + 0 यानी 4। 3d की एनर्जी कितनी है? 3d के लिए n की वैल्यू है 3 और l की वैल्यू कितनी है? 0, 1, 2। d कौन से ऑर्बिटल? d ऑर्बिटल की l वैल्यू कितनी होती है? 2। तो 3 + 2 कितना आ गया? 5। तो इसकी एनर्जी कितनी है? 5 और इसकी एनर्जी कितनी है? 4। तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें ही जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो डायग्राम बनाकर हमें दिया गया है, अफबाऊ ने जो हमें हमारे लिए कुछ सिंपल कर दिया, वो उसने सही किया। बिल्कुल, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट डायग्राम। अगर हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन कभी भी गलत नहीं होगा। यानी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे किसी भी एटम का? 1s2, मैं पर्टिकुलर कोई एटॉमिक नंबर नहीं ले रही हूँ, ऐसी जनरल बता रही हूँ आपको। 1s2, 2s2, 2p3, 3s2, फिर उसके बाद 3p3, 4s2 एंड देन 3d5। क्लियर? s में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, p में मैक्सिमम 3 रह सकते हैं, d में मैक्सिमम 5 रह सकते हैं। तो उसके हिसाब से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है। तो अब हमें अफबाऊ के प्रिंसिपल से ये सेकंड रूल हमें पता चल गया। अब देखते हैं अब कौन बचा हमारे पास। अभी एक और बचे हैं महाशय। ये एनर्जीज का लेवल है देखो। 1s, फिर उसके बाद 2s, 2p, 3s, 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d आएगा। ये एक और डायग्राम मैंने आपको दे दिया ताकि आपको एनर्जी के लेवल थोड़े से और क्लियर हो जाए कि 1s से ज्यादा एनर्जी होती है 2s की, 2s से ज्यादा 2p की, 2p से ज्यादा 3s की, 3s से ज्यादा 3p की। ये इनके क्या है? ये ऑर्बिटल्स बने हुए हैं। 1s में 1 ऑर्बिटल, 2s में 1 ऑर्बिटल, 2p में 3 ऑर्बिटल, 3p में 3 ऑर्बिटल, 3d में 5 ऑर्बिटल, ठीक है। और 4f में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 7। अच्छा, अब बात करते हैं हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब इन्होंने अपना लास्ट रूल दिया। अब ये स्टैंप लगाएंगे, इसके बाद हम लिखना शुरू कर देंगे। इन्होंने क्या बोला कि इन अ सेट ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स while filling the electrons in any suborbital, pairing of electron would not occur until and unless all the orbitals are half filled. देखो इसे मैं समझाती हूँ आपको विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। स्क्रीन पर तो नहीं है अभी, मैं आपको ओरल बता रही हूँ, आप सुनो, अभी मैं प्रैक्टिस भी करवा दूंगी।
सपोज हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है या इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। उसके अकॉर्डिंग अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो कितना आएगा, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2s2 एंड देन 2p3। तो p में 3 इलेक्ट्रॉन गए, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन गए, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, हो गए हमारे पास 3 + 2 + 2 7 आ गए इलेक्ट्रॉन। अब हम बनाते हैं इसका ऑर्बिटल। इसका जब हम ऑर्बिटल बनाएंगे तो हमने एक बॉक्स बनाया, यानी एक ऑर्बिटल, कौन सा, 1s का। 1s का एक ऑर्बिटल हमने बनाया। मुझे ना ये स्क्रीन में ये यूज नहीं करना आता है, कैसे यूज करते हैं इसको, करके देखो थोड़ा सा। अगर मैं लिख पाऊँ तो मैं आपको लिख कर बता दूंगी। कैसे यूज करते हैं बच्चों, पता है किसी को? ड्रॉ, चलो करके देखते हैं ड्रॉ। अरे नहीं हो रहा बाबा, नहीं हो रहा। माउस पे आ जा बेटा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। चलो खैर छोड़ो। एक बॉक्स बनाया हमने, ठीक है। अब बॉक्स के अंदर 1s का ऑर्बिटल हमने बनाया। उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, एक क्लॉकवाइज बनाना है, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक में ऊपर एरो, एक में नीचे एरो। फिर हमने बनाया दूसरा ऑर्बिटल 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक ऊपर एक नीचे। 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी पोजीशन मिल चुकी है। अब हम बनाएंगे p ऑर्बिटल्स। p का जब आप बॉक्स बनाएंगे तो उसमें 3 आपको कॉलम्स बनाने हैं, क्योंकि p के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो उसने क्या बोला, वो क्या रूल दे रहा था, वो ये रूल दे रहा था कि 3 ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन बचे हैं 3। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिटल में आ गए और फिर बचा हुआ एक नेक्स्ट ऑर्बिटल में आ गया। उसने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा, पहले तीनों ऑर्बिटल्स, क्योंकि ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है, तीनों की एनर्जी सेम है, p के तीनों ऑर्बिटल्स डीजेनरेट ऑर्बिटल है, तीनों की एनर्जी सेम है, तो आप पार्शियलिटी नहीं कर सकते। आप पहले तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब अगर बच गया है इलेक्ट्रॉन, तब आप फर्स्ट में डबलिंग करेंगे, फिर सेकंड में डबलिंग करेंगे, फिर थर्ड में डबलिंग करेंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि फर्स्ट ऑर्बिटल में पहले दोनों इलेक्ट्रॉन्स भर दो, फिर सेकंड में एक और फिर थर्ड वाला खाली रह जाए। नहीं, ये किसका प्रिंसिपल था, ये था कुंड का प्रिंसिपल। आगे बात समझ में? तो इन सब के बेस पर अब हमें लिखने हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये मैंने एक और डायग्राम बना दिया एनर्जी का आपकी, इसको बंद करो। ये s ऑर्बिटल, फिर s के बाद s में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 1s, ये 1s, 1 लिखा है ना यहाँ पे, तो 1s2, देन 2s2, 2p6, देन 3s2, 3p6, 3d6, 4s2, 4p6 एंड देन ये 4p6 आना चाहिए, यहाँ पे गड़बड़ है, ये 4p6 एंड 4d10 एंड 4f5। पहले हम 1s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा, फिर 4s में जाएगा, फिर 3d में जाएगा, फिर 4p में जाएगा, फिर 5s में जाएगा। इस तरीके से ये डायग्राम है आपका। ऐसे ही मुझे मिला था एक और, तो मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर आप देखते हैं कुछ एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है मैंने, देखो क्या है। हाइड्रोजन से शुरुआत करते हैं। हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1s1 सिंपल। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1s2। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1s2, 2s1। 1s2 क्योंकि हीलियम का होता है, तो हम शॉर्टकट में करने के लिए ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में हीलियम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम में शॉर्टकट नहीं अपनाओगे, एग्जाम में अगर आपको लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आता है तो यू विल राइट सिंपल पूरा 1s2, 2s1, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गए, बचा हुआ एक इसमें आ गया। हालांकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, बट है ही इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स बस। बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो 1s2, 2s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोरोन एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना, 1s2, 2s2, 2p1, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गए, 2 इसमें गए, एक इसमें बच गया। ठीक है। कार्बन, स्टूडेंट समझ में आ रहा है या मैं बोलती जा रही हूँ? यस मैम। बाकी सबको नहीं आ रहा क्या? यस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का और आगे के चैप्टर्स का भी। अगर आपको ये नहीं आता, ये बेस है केमिस्ट्री का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी नहीं आती तो कुछ नहीं आता, यू आर जीरो इन केमिस्ट्री। देन बीच में अगर कुछ समझ में नहीं आए तो अभी जैसे ही खत्म हो जाएगा ये पूछ लेना,
अभी प्रैक्टिस भी करवाऊंगी मैं आपको, 2-3 क्वेश्चंस करवाऊंगी, चिंता मत करो। ये कार्बन का हो गया, कार्बन का नंबर है 6, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स गए 1s2 में यानी हीलियम, देन 2s2 एंड देन 2p6। ये सिर्फ हम जो नियरली नोबल एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हैं। जब तक कोई अगला नोबल मेटल नहीं आएगा, एलिमेंट नहीं आएगा, आप हीलियम को ही मेंशन कर सकते हो यहाँ पे बस। ये नहीं कि बोरोन का लिखने के लिए आप यहाँ पे ब्रैकेट में बी लिख दो और आगे बचा एक तो 2p1 कर दो, बस ऐसा नहीं। नाइट्रोजन में देखो पहले 1s2 2s2 2p3, ये अभी मैंने एग्जांपल दिया था। 1s2 था, दोनों इलेक्ट्रॉन्स 1s वाले ऑर्बिटल में गए थे। 2s2 एक ऑर्बिटल इसका बनेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स उसमें जाएंगे। 2p के 3 ऑर्बिटल बनेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले तीनों ऑर्बिटल्स में जाएगा। अब ऑक्सीजन की बात करें तो 1s1 2s2 2p4, एक ऑर्बिटल बनेगा 1s, दोनों इलेक्ट्रॉन्स उसमें जाएंगे। दूसरा ऑर्बिटल बनेगा 2s, उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। पी के बनेंगे 3 ऑर्बिटल 1 2 3, पहले तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर जो चौथा वाला इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में डबलिंग हो जाएगी। आई बात समझ? ऐसे करते हैं, ये था होम का रूल। फिर आता है फ्लोरीन का, इस तरीके से देखो हमारे आते जा रहे हैं। जब नियॉन, नियॉन इज अनदर नोबल एलिमेंट, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6। अब नेक्स्ट में हम जो 11 में हम इसको यूज कर सकते हैं। 10 तक तो इसका हो गया, बाकी बचा 1 इलेक्ट्रॉन तो 3s1। हालांकि जिनको प्रैक्टिस है वही कर सकते हैं, बिकॉज आप लिख तो लोगे बट आपको ये नंबर नहीं याद रहता, ये वाला कि 3 लिखना है 4 लिखना है 5 लिखना है, तो आप कोशिश करो पूरा ही लिखना जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। अब ये सारे कॉन्फ़िगरेशन तो हो गए, इस तरीके से हम फिल कर लेंगे। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें क्रोमियम और कॉपर दो एलिमेंट हमारे ऐसे हैं जो थोड़ा अलग बिहेवियर शो करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके ऊपर, एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स तक का पूछा जाता है। ये क्यों शो करते हैं ये एक एनोमलस बिहेवियर? देखो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, अगर उसके अकॉर्डिंग हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कितना आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। गिन लेते हैं, 2 2 and 2 4 and 6, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 12 हो गए, 18 हो गए, 19 20 और 4 कितने हो गए? 24 एटम्स मिल गई सबको जगह। डी में वैसे 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बट बचे ही 4 है, इसलिए 4 जाएंगे। अब क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होना चाहिए लेकिन ये होता नहीं है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, यानी आर्गन तक तो सेम है, ये रहेगा ठीक, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर 4s2 की जगह यहाँ पे 4s1 आएगा और 3d4 की जगह यहाँ पे 3d5 आएगा। क्यों आएगा अभी मैं आपको बताती हूँ। इसे हम कहते हैं हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड स्टेबिलिटी का रूल अप्लाई होगा इसमें। ऐसा ही कॉपर के साथ है कुछ। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, तो अकॉर्डिंग टू रूल अगर हम देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 18 इलेक्ट्रॉन्स को तो मिल गई यहाँ जगह, फिर 4s2 कितने हो गए? 20, बाकी बचे 9 इलेक्ट्रॉन्स, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आ गया 3d9। अब जैसे मैंने आपको बताया डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, लेकिन क्योंकि बचे ही सिर्फ 9 है तो 9 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे ऑफ कोर्स। अब ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए लेकिन होता नहीं है। ये होता क्या है, आर्गन तक तो सेम चलेगा, उसके बाद 4s2 की जगह 4s1 आएगा और 3d9 की जगह 3d10 आएगा। ये है हमारा अकॉर्डिंग टू हाफ एंड फुली फिल्ड सबशेल स्टेबिलिटी। क्या है ये? इससे दो रूल्स है इसके, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी लास्ट पेज पे ये दिया हुआ होगा। दो रीजन है इसके, एक तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा एक्सचेंज एनर्जी। क्या है ये दोनों चीजें? देखते हैं। ये देखो, ये अभी हमने बनाया 3d4 का अरेंजमेंट है। 3d4 अगर हम 3d4 लिखते, किसका किसका था 3d4? क्रोमियम का, है ना, 3d4 आ रहा था, तो 3d4 में ये आएगा। 5 शेल है इसके, डी के 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 हमने बना दिए, 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है तो एक एक हमने सब में फिल कर दिया। इसे कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी का रूल। अब देखो ये जो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ कहाँ जंप कर सकता है जरूरत पड़ने पर। आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रॉन किसी भी एक डीजेनरेट शेल में एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल से दूसरे पर्टिकुलर ऑर्बिटल में जंप कर सकता है, इससे उसकी एनर्जी को स्टेबिलिटी मिलती है। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है, यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है और यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है, 3 जगह ये जंप कर सकता है ना, फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन हमारा। तो इसका मतलब फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन की कितने एनर्जी एक्सचेंज हो सकते हैं? 3।
ये जो सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ जंप कर सकता है, या तो यहाँ जंप कर सकता है या यहाँ, क्योंकि ये तो खाली है ना, इसके पास तो पेयरिंग हो नहीं पाएगी। जंप करने का रीजन हो सकता है क्या होता है, पेयरिंग करना। तो पेयरिंग वही होगी जहां ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो ये कितने जंप कर सकता है, कितने एनर्जी लेवल चेंज कर सकता है अपनी 2। ये जो थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन है, थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे था, ये कितने एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, 1, एक। और जो फोर्थ वाला है उसके पास आगे कुछ नहीं है, वो एक भी नहीं कर सकता। यानी टोटल इसके जो एनर्जी एक्सचेंज हो सकते हैं वो कितने हैं, 3 + 2 + 1 यानी 6। क्लियर। दूसरी तरफ अगर यहाँ पर हमारे पास 3d4 ना होगी, 3d5 होता, जो कि क्रोमियम में हमने कर दिया। क्रोमियम का अगर आप देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने आपको क्या बोला, 4s2 3d4 होना चाहिए, लेकिन होता कितना है, 4s1 3d5, यानी 4s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला जाता है। वो क्यों चला जाता है देखो, अब आप 3d5 में ये देखो, अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कितने जंप कर सकता है, 1 2 3 4, यानी 4 पॉसिबल एनर्जीज है इसकी। सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन कितने जंप कर सकता है, 1 2 3, यानी 3 पॉसिबल एनर्जीज है इसकी। थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन कितने जंप कर सकता है, 1 और 2, यानी 2 पॉसिबल एनर्जीज है इसकी। और फोर्थ वाला कितने जंप कर सकता है, 1, यानी कितनी टोटल हो गई हमारे पास, 10 पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं इसके, और इसके कितने थे, 6। जितने ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है कोई, वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। देखो लाइफ में हर एक को स्टेबिलिटी चाहिए, है ना, इसीलिए कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है कि एक स्टेबल लाइफ चाहिए भाई मुझे। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को भी स्टेबिलिटी चाहिए, और उन्हें स्टेबिलिटी तब मिलती है जब उनके एनर्जी एक्सचेंज ज्यादा हो। और उनके एनर्जी एक्सचेंज तब ज्यादा होते हैं जब वो या तो फुली फिल्ड हो, जैसे 3d10 होता, फुली फिल्ड होता वो तो पॉसिबल नहीं है, या फिर हाफ फिल्ड होता। तो हमने क्या देखा कि क्रोमियम में अगर हम 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में डाल दें, यानी बजाय 4s2 3d4 लिखने के हम 4s1 3d5 लिखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। तो इसलिए क्रोमियम में ये हो जाता है, क्योंकि 4s में तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4s2 मतलब फुली फिल्ड, 4s1 मतलब हाफ फिल्ड, दोनों ही केसेस में उसको स्टेबिलिटी मिल रही है, उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन 3d को बहुत फर्क पड़ जाएगा, 3d4 में उसके पास 6 पॉसिबल अरेंजमेंट्स है एनर्जी एक्सचेंज के, जबकि 3d5 में 10 है, तो उसकी स्टेबिलिटी एटम की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए जब कभी कुछ ऐसा केस होता है तो हम ऐसा करते हैं। क्या, उसके अलावा हम देखें यहाँ पर सिमेट्री भी नहीं है, एक खाली पड़ा है, यहाँ पर सिमेट्री भी है। तो सिमेट्री और एनर्जी एक्सचेंज जो है, ये दो पॉसिबल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से अगर कोई इलेक्ट्रॉन, कोई उसका ऑर्बिटल फुली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है, तो उसको स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है, वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर अपने अरेंजमेंट में, अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा बहुत फेरबदल करके, लेकिन फेरबदल सिर्फ किस पे होना चाहिए, लास्ट वाले शेल में, यानी 4s नंबर जो उसका शेल का नंबर है वो सेम होना चाहिए, n नंबर सेम होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ से वहां जंप करा सकते हो। आप पीछे के इलेक्ट्रॉन्स को जंप नहीं करा सकते, तो वो कर लेता है। ऐसा ही कॉपर में भी होता है, कॉपर में 4s2 3d9 आता है हमारे अकॉर्डिंगली। तो हमने देखा कि अगर हम s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में डाल दें तो 3d10 हो जाएगा, यानी फुली फिल्ड स्टेबिलिटी मिल जाएगी उसको। तो हम ऐसा करते हैं और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को हम लिखते हैं। क्लियर, समझ में आई सबको बात? क्या, यस मैम। अब अपने अपने चेहरे दिखा दो जरा मुझे। हाँ, कोई बात, किसी की भी शक्ल नजर नहीं आई मुझे अभी तक। क्या बात हो गई? हाँ निशा, तुम्हारे फेस देखकर मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम लोगों को समझ में आया है आज का टॉपिक, या तुम्हारे चेहरे पे 12 बजे हुए हैं सबके। सिर्फ निशा दिखाई दे रही है मुझे, बाकी लोग कहाँ है? बाकी लोग ऐसे लग रहे हैं वीडियो चला के सोने चले गए। क्या आप बोलती रहो मैम, हम थोड़ी नींद पूरी कर लें। अरे भाई कहाँ हो सब, क्यों दिखाई नहीं दे रहे मुझे? एवरीवन जल्दी आओ फटाफट। मैम मेरी भी वीडियो ऑन है। कहाँ गए सारे? समझ में आया टॉपिक आज का? आया यस या नहीं मैम। यस मैम। ये किसकी आवाज थी? शशांक आपकी? नींद आ रही है? चलो कोई बात नहीं, अभी देख लेती हूँ मैं, कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, फिर देखती हूँ कितना समझ में आया तुम लोगों को। अकलमंद तो बहुत बनते हो तुम लोग। अब मेरे को दिखाओ अपनी अकलमंदी। क्वेश्चन है, लिखो लिखो।
What is the maximum number of unpaired electrons? What is the maximum number of unpaired electrons in copper? In copper,